हाय फ्रेंड्स, आज हम लेखांकन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे उत्तरदायित्व लेखांकन, जिसे कहते हैं हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें ताकि आप इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक उत्तरदायित्व लेखांकन। जैसे हमारे छोटे-छोटे संस्थान होते हैं, जैसे हमारे दुकानें होते हैं, ठेले होते हैं या फिर हमारी ठड़ियाँ होती हैं। इसपे क्या होता है, छोटा-छोटा बिज़नेस होता है। इसी वजह से क्या है, यहाँ पे क्या है, एक ही व्यक्ति सारे कार्य देखता है, चाहे सेल्स का हो, चाहे हमारे प्रोडक्शन का हो, चाहे लाभ का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, सारे काम एक ही व्यक्ति या फिर 1 या 2 व्यक्ति होते हैं जो साझेदारी के रूप में हो सकते हैं या फिर एक मालिक या मज़दूर के रूप में हो सकता है। इस तरह कार्य करते हैं। लेकिन जो बड़ी-बड़ी फर्म्स होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ होती हैं, एमएनसीज़ होती है, बड़ी-बड़ी संगठन होते हैं, वहाँ पे क्या है, एक ही व्यक्ति या फिर 1-2 व्यक्ति मिलके पूरा संगठन नहीं चला सकते। इस वजह से क्या है, उसमें बहुत सारे विभाग बना दिए जाते हैं। क्या? विभाग बना दिए जाते हैं। और लेखांकन या मतलब हमारे जो लेखांकन है या फिर हमारे अकाउंटिंग है, इसके भी बहुत सारे विभाग बना दिए जाते हैं और वो विभाग क्या है, एक पर्टिकुलर कार्य करते हैं, अर्थात उससे संबंधित ही कार्य करते हैं। जैसे विभाग का एक हिस्सा जो केवल इन्वेस्टमेंट के बारे में ध्यान रखता है, लाभ विभाग का एक हिस्सा मतलब जो हमारे अकाउंटिंग के अंदर किसका ध्यान रखता है? जैसे हमारे इनकम हो रही है, उसका ध्यान रखता है या फिर जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उसका ध्यान रखता है। तो इस तरह वह क्या केवल उन्हीं क्षेत्रों का ध्यान रखता है, जो उसको कार्य दिए जाते हैं, अर्थात उनको ज़िम्मेदारी दी जाती है, उत्तरदायित्व दिया जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे? उत्तरदायित्व लेखांकन कहेंगे। उसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो उत्तरदायित्व लेखांकन क्या है? एक प्रबंधकीय लेखांकन तकनीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? किसी संगठन के भीतर उत्तरदायित्व के जो केंद्र है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स है, उनको उनके कार्य निष्पादन और लागतों के लिए जवाबदेह बनाना होता है। बात करें इनके अर्थ और परिभाषा की, परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? एएए इनके अनुसार देखें तो हमारे क्या इसकी परिभाषा क्या होगी? तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित कार्यों को पूरा करने के जो परिणाम है, इनकी जानकारी विकेंद्रीकृत रूप से हस्तांतरित की जाती है। तो यही हमारे उत्तरदायित्व लेखांकन कहलाता है। तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित कार्यों को पूरा करने के परिणामों की जानकारी, क्या पूरा कार्यों को पूरा करने के परिणामों की जानकारी विकेंद्रीकृत रूप से हस्तांतरित की जाती है। तो यही हमारी क्या उत्तरदायित्व लेखांकन कहलाती है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो यह विकेंद्रीकृत उपक्रमों में क्या ये एक विकेंद्रीकृत उपक्रमों में लेखांकन की एक प्रणाली होती है जो प्रबंधक के विभिन्न स्तरों को उनके नियंत्रण वाले जो आगम मतलब रेवेन्यू और कॉस्ट मतलब लागतों इनके लिए उत्तरदायी ठहराती है। हिक्स के अनुसार देखें तो विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए कार्यों की या अलग-अलग विभाग है उनके द्वारा किए गए कार्यों की समयानुसार जानकारी प्रदान करना ही हमारे उत्तरदायित्व लेखांकन कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए हिक्स की सबसे बेहतर परिभाषा होती है मेरी नजर में कि विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए कार्यों की समयानुसार जानकारी प्रदान करना, क्या समयानुसार जानकारी प्रदान करना ही क्या कहलाता है? उत्तरदायित्व लेखांकन कहलाता है। उत्तरदायित्व लेखांकन की प्रक्रिया में संस्था में बहुत सारे केंद्रों का गठन किया जाता है। बात करें कौन-कौन से वो केंद्र हैं। पहला ये केंद्रों की बात करें उत्तरदायित्व केंद्रों की, तो उत्तरदायित्व लेखांकन की प्रक्रिया में संस्था को मुख्य रूप से 4 प्रकार के केंद्रों में विभाजित किया जाता है। पहला केंद्र आता है हमारा कॉस्ट सेंटर जिसे लागत केंद्र कहते हैं। ये केंद्र क्या करता है? लागत निर्धारण, लागत वर्गीकरण, लागत नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब चीजें किस रूप से देखी जाए, मतलब कितने रुपए में आएगी, कितने रुपए खर्च करने होंगे, तो ये लागत की बात करता है। तो लागत निर्धारण, लागत वर्गीकरण, लागत नियंत्रण, 3 चीज ध्यान रखना, लागत नियंत्रण, लागत वर्गीकरण, लागत नियंत्रण। इन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है हमारा लागत केंद्र या कॉस्ट सेंटर। इसका फोकस केवल व्यय पर होता है, आय पर नहीं। व्यय पर मतलब कि खर्चा किस प्रकार करना है, कम से कम खर्चा किस तरह करना है और चीजें प्राप्त करनी है, तो ये हमारा लागत केंद्र होता है। दूसरा होता है आगम केंद्र मतलब रेवेन्यू सेंटर। ये केंद्र क्या है? संस्था की कुल आय मतलब रेवेन्यू है, इसको वर्गीकृत और लेखांकित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये केंद्र क्या है? संस्था की कुल आय मतलब रेवेन्यू को वर्गीकृत और लेखांकित करने के लिए उत्तरदायी होता है, ताकि भावी आय में जो भविष्य की आय है उसमें वृद्धि का निर्धारण किया जा सके। ये हमारा आगम केंद्र या रेवेन्यू सेंटर। तीसरा केंद्र आता है हमारा लाभ केंद्र जिसे हम प्रॉफिट सेंटर कहते हैं। इसकी बात करें तो ये केंद्र क्या है? लाभों के नियोजन, निर्धारण और लेखांकन के लिए उत्तरदायी होता है। ये केंद्र क्या हमारा लाभों के नियोजन, निर्धारण और लेखांकन के लिए उत्तरदायी होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभों में वृद्धि के सुझाव प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभों में वृद्धि के सुझाव प्रदान करना, जिसे आगम और लागत कहते हैं। जो लाभ केंद्र की बात करें, आगम और लागत इन दोनों का अंतर माइनस से इन दोनों का अंतर ही लाभ कहलाता है कि जितना हमने खर्च किया और जितना हमें प्राप्त हुआ, उन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है? लाभ। फिर निवेश केंद्र की बात करें, जो लाभ प्राप्त हुआ अब उसको निवेश करने की जरूरत है। तो सीधी-सीधी बात हमने 4 सीक्वेंस से भी इसको समझ सकते हैं।
सबसे पहले क्या लागत केंद्र हमने खर्चा किया, खर्चा करके कुछ चीज़ बनाई, चीज़ को बेचा तो आगम केंद्र उससे हमें पैसा प्राप्त हुआ, उससे हमें क्या आगम केंद्र मतलब पैसा प्राप्त हुआ। अब पैसा ज़्यादा प्राप्त होगा जब भी फ़ायदा होगा, क्यों? क्योंकि खर्च कम करो, ज़्यादा पाओ, जभी लाभ में रहोगे। तो लाभ सेंटर है, अब ज़्यादा आपको लाभ हो गया, उस लाभ का क्या करोगे? आप इन्वेस्टमेंट करोगे, निवेश करोगे, तो उसके निवेश केंद्र आ गए। तो यह केंद्र क्या करता है? निवेश की नीतियों का निर्धारण करने और जो उपलब्ध विकल्प है, उनमें से बेहतर का चयन करने के लिए उत्तरदायी होता है। जो उपलब्ध विकल्पों में से बेहतर का चयन करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह क्या पूंजी पर प्रतिफल मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इस तरह अपने 4 केंद्र देखे। अब हम देखेंगे उत्तरदायित्व लेखांकन के लाभ और उद्देश्य। लाभ या उद्देश्य की बात करें, तो पहला उद्देश्य या लाभ की बात करें, तो उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है इससे। कर्मचारियों और अधिकारियों में जवाबदेही की भावना का विकास होता है। क्यों? क्योंकि जिस कर्मचारी को हमारे निवेश के लिए लगाया है, जिस कर्मचारी को लाभ के लिए इन्वेस्टमेंट किसी भी कार्य के लिए लगाया है, जो हमारे निवेश केंद्र है, वो जो हमारे उत्तरदायित्व के केंद्र उनमें लगाया है, उनको साफ पता है कि उनको संगठन के लिए कौन से कार्य करने हैं। तो उनके अंदर क्या है? जवाबदेही की भावना का विकास होता है। फिर पारदर्शिता में वृद्धि, निष्पादित कार्यों की पारदर्शिता में वृद्धि होती है। फिर कमजोर क्षेत्र की पहचान, तो ये प्रणाली क्या करती है? उन विभागों या क्षेत्रों की पहचान करती है जिनका क्या निष्पादन अपेक्षानुसार नहीं है। वे जिन संगठन के जिन जो क्षेत्र है, जो अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी पहचान करती है और उनमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। फिर छल कपट की संभावना कम रहती है। स्पष्ट नियंत्रण की वजह से क्या होता है? छल और कपट की संभावना कम ही रहती है। फिर कार्यकुशलता में वृद्धि की बात करें, तो प्रबंधकों की कार्यकुशलता में इससे वृद्धि होती है। क्या? प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। भावी नीति निर्माण में सहायक, तो यह भविष्य के नियोजन और नीति निर्माण में सहायता करता है। अब हम देखेंगे उत्तरदायित्व लेखांकन के दोष या सीमाएं, मतलब जो उनमें कमियां हैं उसकी बात करें, लिमिटेशंस की। तो पहली कमी आती है उपयोगिता का क्षेत्र। यह केवल बृहद आकार की संस्थाओं के लिए उपयोगी होता है। जैसे मैंने शुरू में बताया, छोटे दुकान ठेले या जो छोटे-छोटे संगठन होते हैं, उनके अंदर ये उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि ऐसे विभाग बना सके और उसमें कर्मचारी लगा सके। फिर अत्यधिक कार्यभार, अत्यधिक लेखांकन कार्यभार के चलते कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी आ सकती है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक रूप से इतनी रिपोर्टें बनाई जाती है कि वास्तविक कार्य तो उनका रह ही जाता है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार रहता है। फिर समन्वय में कठिनाई, विभिन्न समन्वय में विभागीय समन्वय में कठिनाई आ सकती है। क्यों? क्योंकि जो लाभ केंद्र वाले हैं, वो निवेश केंद्र वाले से बात नहीं करते, निवेश केंद्र वाले क्या है, आगम केंद्र वाले से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आप जब आपस में बात नहीं करते, तो उनमें समन्वय में कमी आती है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कतें आती हैं, जिससे क्या उद्देश्य प्राप्ति में भी विलंब होता है। जिससे क्या उद्देश्य प्राप्ति में विलंब या देरी होती है। फिर वास्तविक स्थिति को समझने में कठिनाई की बात करें, तो असत्य सूचनाओं के हस्तांतरण से क्या होता है? वास्तविक स्थिति को समझने में कठिनाई रहती है। क्या? असत्य सूचनाओं के हस्तांतरण से जो वास्तविक स्थिति है, उसको पता लगाने में दिक्कतें आती है। फिर समय और धन का अपव्यय की बात करें, तो यह प्रक्रिया क्या है? समय लेने वाली और खर्चीली होती है। तो इस तरह हमने उत्तरदायित्व जो लेखांकन है, उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास सामाजिक लेखांकन, जिसे सोशल ऑडिटिंग कहते हैं, उसके बारे में देखें। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? सामाजिक उद्देश्य के लिए किए गए निवेश और निवेश से प्राप्त लाभ। ये सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने निवेश किया और उस निवेश से क्या हमें लाभ प्राप्त हुआ। तो उन लाभों का लेखा जोखा ही हमारे सामाजिक लेखांकन कहलाता है। क्या? उन लाभों का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है? हमारा सामाजिक लेखांकन कहलाता है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो ये वो प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत क्या है, व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा समाज के कल्याण के लिए की गई गतिविधियां मतलब निवेश और उन गतिविधियों के कारण समाज पर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं, जो से हमारी सामाजिक लागतें और लाभ, इनका लेखांकन किया जाता है। तो ये वो प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत क्या है, व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा समाज के कल्याण के लिए की गई गतिविधियों और उन गतिविधियों के कारण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का लेखांकन किया जाता है। अब हम देखेंगे भारत में सामाजिक लेखांकन के प्रयास कि भारत में किस प्रकार से सामाजिक लेखांकन के प्रयास किए गए। सबसे पहले आती है हमारी सच्चर समिति। सच्चर समिति की बात करें तो इस समिति ने राष्ट्रीय लेखांकन को ही सामाजिक लेखांकन माना है। इसने क्या किया? इस समिति ने क्या माना है? राष्ट्रीय लेखांकन को ही सामाजिक लेखांकन माना है, जिसके अनुसार सरकार द्वारा आर्थिक सामाजिक कल्याण की जो गतिविधियां है, इनका लेखा जोखा करना है सामाजिक लेखांकन कहलाता है। तो ये जो समिति है, इसके अनुसार क्या है, सरकार के द्वारा जो आर्थिक सामाजिक कल्याण की गतिविधियां हैं, इनका लेखा जोखा करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक लेखांकन कहलाता है। फिर आता है हमारा कंपनी अधिनियम 2013। कंपनी अधिनियम 2013 की बात करें तो इस अधिनियम में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर है, इसको कुछ चुनिंदा व्यावसायिक उपक्रमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया।
क्या? जिनके लिए कुछ नियम बनाए गए कि जैसे 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए, 500 करोड़ रुपए का जैसे नेटवर्क होनी चाहिए और जो हमारे 5 करोड़ रुपए कम से कम कि लाभ की स्थिति होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ नियम बना दिए कंपनी के, तो वह अपने पिछले 3 सालों के औसत का क्या 2% सीएसआर के अंदर खर्चा करना पड़ेगा। तो इस तरह का कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर इसके प्रावधान डाले गए। अधिनियम के अनुसार कंपनी की गतिविधियों से समाज पर पड़ने वाले प्रभावों और सामाजिक लागतों का अध्ययन सामाजिक लेखांकन कहलाता है। इस तरह हम देखा इस कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की गतिविधियों से समाज पर पड़ने वाले प्रभावों और सामाजिक लागतों का अध्ययन क्या कहलाता है? सामाजिक लेखांकन कहलाता है। फिर फोटोग्राफ अवधारणा की बात करें, इस अवधारणा में व्यवसायिक संस्था के द्वारा संचालित सामाजिक कार्यक्रमों की फोटो या फिर तस्वीर समाज के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तो समाज के सामने भाई ये कंपनियां समाज के लिए क्या क्या कार्य कर रही है, तो सामाजिक लेखांकन के माध्यम से ये सब बताया जाता है। फिर आप देखेंगे सामाजिक लेखांकन के उद्देश्य, सामाजिक लेखांकन के उद्देश्य की बात करें, अब देखेंगे हम सामाजिक लेखांकन के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें। तो सामाजिक लेखांकन के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स क्या है? उद्देश्य में पहला उद्देश्य आता है हमारा संतुलन स्थापित करना। तो अंशधारियों और सामाजिक पक्षकार दोनों को दोनों क्या है संगठन के लिए जरूरी है। क्या अंशधारी या शेयर होल्डर्स भी जरूरी है, तो स्टेक होल्डर्स भी जरूरी है। तो इनके मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए ये लेखांकन जरूरी है। दूसरा बार संसाधनों का कुशलतम उपयोग की बात करें, तो उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना। तीसरा कल्याण को बल देना। तो आर्थिक कल्याण के साथ साथ सामाजिक कल्याण की भावना पर भी बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? आर्थिक कल्याण के साथ साथ सामाजिक कल्याण की भावना को भी बल दिया जाता है। चौथा हमारा पारदर्शिता और नियंत्रण की बात करें, तो सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लेके आना। क्या? सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लेके आना और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। हमारे इसके अंतर इसका उद्देश्य सुरक्षा की बात करें, हितधारकों के हितों की सुरक्षा करना। तो ये हमारे सामाजिक लेखांकन के हमने 5 उद्देश्य देख लिए। अब हम देखेंगे सामाजिक लेखांकन के कुछ लाभों के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में देखें। तो संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। इसके माध्यम से क्या संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। लोक कल्याणकारी भावना को मजबूती प्राप्त होती है इससे। व्यावसायिक जो उपक्रम होते हैं इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो सोशल रेपुटेशन है इसमें वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि ये यदि पैसा खर्च करते हैं तो उनकी सोशल रेपुटेशन या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, जिससे आगम और लाभों में भी वृद्धि होती है। तो वंचित और कमजोर वर्गों का आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता है। क्या होता है? वंचित और कमजोर वर्गों का आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता है। चिरस्थायी और या फिर संपोषणीय विकास जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी भावना की प्राप्ति होती है। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो भावना होती है इसकी प्राप्ति होती है। इस सरकार की सब्सिडी रूपी जो भार है उसमें कमी आती है। क्यों? क्योंकि सरकार को क्या है जिन सेक्टरों में सब्सिडी देनी होती है उन सेक्टरों में यदि सामाजिक लेखांकन के माध्यम से खर्चा किया जाता है तो क्या सरकार के सब्सिडी रूपी भार में कमी आती है और संसाधनों के अपव्यय पे रोक लगती है। तो हमने इसके लाभ देखे। अब हम देखेंगे सामाजिक लेखांकन के 4 दृष्टिकोण। परीक्षा में ये पूछा गया सवाल है कि सामाजिक लेखांकन के दृष्टिकोणों के बारे में बताइए। तो हम 4 दृष्टिकोण बताते हैं आपको। ये दृष्टिकोण क्या है? व्यवसाय की ये दृष्टिकोण क्या है? व्यवसाय की सामाजिक गतिविधियों के प्रभाव को मापने और रिपोर्ट करने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। पहला दृष्टिकोण आता है लागत दृष्टिकोण, जिसे कॉस्ट अप्रोच कहते हैं, कि संस्था के द्वारा किए गए सामाजिक व्यय और बलिदानों को मापा जाता है। इसके जरिए क्या किया जाता है? संस्था के द्वारा किए गए सामाजिक व्यय और बलिदानों को मापा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये जानना है कि कंपनी ने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में ये जानना कि कंपनी ने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में क्या त्याग मतलब सैक्रिफाइस किया है। तो ये चीज देखनी थी। व्यय उन्मुख जो रणनीति है इसके अंदर आती है लागत दृष्टिकोण के अंदर। दूसरा आता है लाभ दृष्टिकोण। दूसरा लाभ दृष्टिकोण की बात करें तो ये बात सीधी-सीधी बात है, लाभ उन्मुख बातें हैं। तो इसके अंदर देखें हम तो किस पे फोकस किया जाता है? संस्था की जो सामाजिक गतिविधियों से समाज को प्राप्त होने वाले जो सामाजिक लाभ और मूल्य वृद्धि है, इसका आकलन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम? संस्था की सामाजिक गतिविधियों से समाज को जो प्राप्त होने वाले सामाजिक लाभ है और मूल्य वृद्धियाँ हैं, इसका आकलन किया जाता है। इसके माध्यम से ये जानना होता है कि कंपनी ने समाज को क्या सामाजिक मूल्य प्रदान किया है। कंपनी ने क्या किया है? समाज को क्या सामाजिक मूल्य प्रदान किया है। फिर एक एकड़ दृष्टिकोण या इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करें, इसका मुख्य फोकस क्या है? सामाजिक लागतों और सामाजिक लाभों दोनों को संयुक्त रूप से मापना। क्या? सामाजिक लागतों और सामाजिक लाभों दोनों को क्या है? संयुक्त रूप से मापना इसका जो मुख्य रूप से फोकस है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो संस्था के संचालन का शुद्ध सामाजिक लाभ या शुद्ध सामाजिक लागत ज्ञात करना।
संस्था के संचालन का शुद्ध सामाजिक लाभ या शुद्ध सामाजिक लागत का ज्ञात करना। तो ये संतुलित मूल्यांकन पे ध्यान केंद्रित रखता है। अगला दृष्टिकोण आता है हमारा सामाजिक संतुलन। अगला दृष्टिकोण क्या आता है? सामाजिक संतुलन, पत्रक मूल्यांकन। सामाजिक संतुलन पत्रक मूल्यांकन की बात करें तो संस्था की जो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं सोशल बैलेंस शीट अप्रोच, तो संस्था की जो सामाजिक परिसंपत्तियां होती है जिन्हें हम दीर्घकालिक निवेश कहते हैं और सामाजिक देनदारियां जिन्हें भविष्य के दायित्व भी कहते हैं, इनको एक निश्चित तिथि पर क्या सूचीबद्ध करना। तो सर इसका मुख्य फोकस किस पे होता है? संस्था की सामाजिक परिसंपत्तियों जैसे हमारे दीर्घकालिक निवेश और सामाजिक देनदारियों जैसे हमारे भविष्य के दायित्व, इनको क्या एक निश्चित तिथि पर सूचीबद्ध करना। अब बात करें कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस अ, दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय के साथ सामाजिक पूँजी में हुई वृद्धि और समाज के प्रति कंपनी के जो कुल दायित्व है, इसका चित्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह आज हमने एक लेक्चर के ज़रिए हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक तो सामाजिक लेखांकन और एक उत्तरदायित्व लेखांकन के बारे में काफ़ी डिटेल से जाना। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।